हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 4। हमने अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर, आरंभिक नगर। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो प्लेलिस्ट देख लें। जब ये वो कंप्लीट हो जाएगी तब हम आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप हमसे जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4, आरंभिक नगर। इसे हम उसी तरह पढ़ेंगे जैसे हमने पिछले 3 चैप्टर पढ़े हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में। कहाँ है हड़प्पा पुरास्थल? आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। कहने का अर्थ ये कि 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को हड़प्पा पुरास्थल मिला, तो उन्होंने समझा ये खंडहर है और वहाँ से ईंटें निकाल ले गए। ये आगे पढ़ते हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिलीं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। कितने वर्ष पहले हुआ? 4700 वर्ष पहले। ऊपर पढ़ते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कोई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। इन नगरों को कोई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्राय पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग का, जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था और ऊंचाई पर बना था, उसे क्या कहा था पुरातत्वविदों ने? नगर या दुर्ग। जो ऊंचाई पर बना था उसे क्या कहा? नगर या दुर्ग। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। जो पूर्वी हिस्से में बना था लेकिन बड़ा था और निचला था, उसे क्या कहा? नगर या दुर्ग। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पकी ईंटों की बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थीं कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। आइए अब यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ है इम्पोर्टेंट। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान के हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में से पुरातत्वों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाँट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड। आगे पढ़ते हैं। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में
दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मोहनजोदड़ो कहाँ है इसमें? ये रहा, ये करते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ भंडार गृह मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इन नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा और लोथल। यह है कालीबंगा और यह है लोथल। कालीबंगा है और यह है लोथल। ये रहा लोथल। और भंडार गृह मिले मोहनजोदड़ो, लोथल और हड़प्पा। यह देखिएगा भंडार गृह कहाँ मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। ये इन जगह भंडार गृह मिले हैं, इन जगह। आइए ऊपर पढ़ते हैं। यह है महान स्नानघर, ये जो आपको पढ़ा रही थी, ये वो। ये इसमें चारों ओर से उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ये आइए आगे पढ़ते हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इन नगरों के घर कैसे होते थे? एक या दो मंजिल होते थे। घर में आंगन होता था, चार कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था। कहने का अर्थ ये है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियाँ सड़कों की नालियों से मिल जाती थीं। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता, जो बाद में बड़े बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। इनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ये सब पढ़ के ऐसा लग रहा है कितने विकसित लोग थे ये। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चले कितने विकसित लोग थे ये। आइए ऊपर पढ़ते हैं। नगरीय जीवन, आइए पढ़ते हैं अब। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगर में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। आइए ऊपर पढ़ते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। उद्योग स्थल हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। चलो मैं बता ही देता हूँ। उद्योग स्थल का अर्थ होता है जहाँ हथियार वगैरह बनाए जाते होंगे, उद्योग स्थल उसे कहते हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहें हमारा सेकंड और फर्स्ट चैप्टर तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप लोग वहाँ से पढ़ लें। आइए आगे पढ़ते हैं। उद्योग स्थल
लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही उपयोगी वस्तुएं लाते थे। और सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये क्या है? ये नाले वगैरह हैं, ये कुआं है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ये देखिएगा, ये है। ये सड़क और उसमें बना नाला है। ये आइए, ये है कुआं। ऊपर एक कुआं है, ये है कुआं। ये आइए पढ़ते हैं। बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। ये देखिएगा, ये मोहर है। इसके ऊपर जो लिपि लिखी है, इसे अभी तक विद्वानों ने पढ़ नहीं पाया है, इस लिपि को। ये क्या लिखा है? दाईं ओर नीचे पकी मिट्टी के खिलौने। ये पकी मिट्टी के खिलौने हैं। ये आइए ऊपर पढ़ते हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तावे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थीं। तावे और फांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाँट और फलक हैं। आइए ऊपर पढ़ते हैं। ऊपर पत्थर के बाँट देखो, ये पत्थर के बाँट हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ड पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में मनके इनमें से कई कार्नेलियम पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर तराशकर मनके बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ये नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये वाली मूर्ति, इस मूर्ति की बात कर रहे हैं, ये वाली मूर्ति की। आइए पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। तो इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आइए ऊपर बढ़ते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता था, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 36 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। अभी अपन लोग देख चुके हैं पीछे, और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये वाले चित्र है, अभी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी दिखा दे रहे हैं आपको। ये वाला चित्र है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों को प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब आइए फेयंस के बारे में पढ़ते हैं। फेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को
कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों में के चूड़ को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके चूड़ियाँ वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पत्थरों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तावा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर तक आयात करते थे। आइए नीचे पढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग तांबों का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते होंगे। तांबे का कहाँ से? आज के राजस्थान। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता। कहाँ से? आज के राजस्थान और पश्चिमी देश के ओमान से। पश्चिमी देश के ओमान से और आज के राजस्थान से। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान। टिन का आयात कहाँ से? आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। टिन का आयात कहाँ से? आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफ़गानिस्तान से। आइए ऊपर पढ़ते हैं। ये क्या है? चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी ओर मोहर। ये खिलौना है ये, और ये मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी। आइए ऊपर पढ़ते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या क्या उगाते थे? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। ऐसा खिलौना था। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। आइए ऊपर पढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। आइए नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर की सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे धौलावी नगर बसा है। कहाँ? गुजरात कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे धौलावी नगर बसा है। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीर नगर को 3 भागों में बांटा गया था।
इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में गुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कहाँ? लोथल में। यह पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इन नगरों में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी का अर्थ होता है गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह है जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी और समुद्र यहाँ पर माल चढ़ाया जाता है। ये इसकी बात कर रहे हैं। ये लोथल का एक बंदरगाह है। ये यहाँ समुद्र से आने वाली नाव रुकती थी यहाँ। आइए ऊपर पढ़ते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके और मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। आइए मोहर के बारे में पढ़ते हैं। मुद्रा मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिह्नित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर छाप टूटी नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। जैसा कि अब मोहर लगा के आता है डायरेक्ट किया, पहले भी ऐसी मोहर थी लेकिन तब मिट्टी की मोहर थी। आइए पढ़ते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं। कई लोग पूर्व और पश्चिम के इलाकों में नई नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद एक नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। अन्यत्र। अन्यत्र। अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े आकार के मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड कहते हैं या फिर पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये है पिरामिड। ये राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता था। उनके शवों के साथ
और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ये चैप्टर यहीं होता है समाप्त। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।